हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई हो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है ऋचा की उड़ान में। आज हम पढ़ने वाले हैं भूकंप के बारे में। आज हम जानेंगे कि भूकंप कहाँ पे आते हैं और इनके उद्गम स्थान कहाँ पे होता है, कहाँ पे ये सबसे पहले इनका अनुभव किया जाता है। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर एडवाइस दीजिएगा कि आपके लिए वीडियो कैसा रहा। यदि हेल्पफुल रहा है तो यस लिख के आप ज़रूर मुझको सपोर्ट कीजिए और आगे आप बताइए कि अगला टॉपिक हम किस पे वीडियो बनाए आपके लिए, जो आपके लिए आगे हेल्पफुल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक भूकंप को यानी कि अर्थक्वेक के बारे में। तो हम जनरली जानते हैं कि जो भूकंप का जो उद्गम होता है वो कहाँ पे होता है। एक होता है इसका उद्गम स्थान जिसे बोलते हैं इधर से, जैसे ये है, ये इसका मुख्य बिंदु है जहाँ से ये निकलता है, इसे बोलते हैं उद्गम उद्गम स्थान। उद्गम स्थान जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, यानी कि पृथ्वी के नीचे से जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे उद्गम स्थान बोला जाता है। और जहाँ भूकंप का सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे? अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र मतलब एपिसेंटर बोलते हैं। इसको कहते हैं अधिकेंद्र और इसको कहते हैं उद्गम स्थान। जहाँ सबसे पहले निकलता है उद्गम स्थान, जहाँ सबसे पहले अनुभव किया जाता है उसे अधिकेंद्र। ठीक है। तो आप लोग जानना चाहेंगे इसमें कि जो भूकंप है वो अंतर्जात बल का परिणाम है कि बहिर्जात बल का। तो इसका जवाब होगा जाके कि अंतर्जात बल। जो भूकंप है यह किसका उदाहरण है? यह अंतर्जात बल का उदाहरण है। अंतर्जात बल। अंतर्जात बल जनरली मुख्यतः दो प्रकार के बल होते हैं। एक होता है अंतर्जात बल, एक होता है बहिर्जात बल। यानी कि पृथ्वी की बाहरी सतह पर कार्य करने वाले बलों को बाह्यजनित बल कहते हैं और जो पृथ्वी के अंदर जो बल कार्य करते हैं उसे अंतर्जात बल कहते हैं। जैसे कि अंतर्जात बल में शामिल है भूकंप, इसमें शामिल होता है ज्वालामुखी, इसमें शामिल होता है ज्वालामुखी। अंतर्जात बलों में इसमें शामिल होता है सुनामी। सुनामी ये सब किसके परिणाम है? ये सब है अंतर्जात बल के परिणाम है, ज्वालामुखी, सुनामी और भूकंप। यदि हम बात करें जैसे बहिर्जात बल, तो बहिर्जात बल में जैसे नदियों का पानी, हिमानी और क्या नाम वर्षा, ये सब क्या कारक हैं? ये सब बहिर्जात बल के उदाहरण हैं। ठीक है। तो पूछा जाएगा कि भूकंप किस बल का उदाहरण है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि अंतर्जात बल का उदाहरण है। तो जैसे कि मैंने अभी समझा कि उद्गम स्थान होता है और इसका अधिकेंद्र होता है। तो हम समझेंगे कि भूकंप आते समय कौन कौन सी जो मुख्य तरंगें होती हैं जिनका अनुभव किया जाता है, इनमें सबसे कौन सी विनाशकारी जो तरंग होती है, इसको हम डिटेल से समझते हैं। जो पहले जिसका अनुभव किया जाता है इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। कितनी? 3 तरंगें शामिल होती हैं। जब भूकंप आता है तो ये 3 तरंगों का संयुक्त रूप होता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आती है पी तरंग। पी तरंग, पी मतलब होता है प्राइमरी तरंग या फिर प्राइमरी वेव्स, क्योंकि तरंग को इंग्लिश में कहते हैं वेव, यानी कि प्राइमरी वेव्स। ये क्या होता है? इसमें जो पी तरंगों का है वो धरातल पे सबसे पहले पहुंचती हैं। धरातल पे सबसे पहले पहुंचती हैं। सबसे पहले पहुंचती हैं, धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ये कौन सी तरंग है? पूछा जाता है कि कौन सी तरंग धरातल पे सबसे पहले पहुंचती है, तो इसका जवाब होगा जाके पी तरंग। फिर ये पूछा जाता है कि पी तरंग जो है वो किसके भांति व्यवहार करती है, तो ये ध्वनि तरंगों की भांति। ध्वनि तरंगों की भांति। इसका क्या मतलब है? इस ध्वनि तरंगों की भांति, इसका जो सामान्य सा मतलब है कि जो ध्वनि तरंगें किस प्रकार से होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा। इधर हम समझते हैं, जैसे सबसे पहले किस तरंग का अनुभव किया जा रहा है? पी तरंग का। ये कौन सी तरंग है? मान लेते हैं ये पी तरंग है। ठीक है। ये जो हम समझते हैं कि जो ध्वनि तरंगें होती हैं
वो पहले ऐसे छोटी बड़ी ये कुछ इस टाइप में जो होती हैं वो कौन सी तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे। आप लोगों ने जब आप लोग हॉस्पिटल में कभी गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि मरीजों के पास में एक वो ऐसा सिस्टम सा लगा होता है, तो उसमें हमें वो ध्वनि तरंगों की भांति हमें प्रतीत होता है। ठीक उसी प्रकार से ध्वनि तरंगें दिखाई देती हैं। मतलब ये एकदम ऐसे एक तुरंत ज़्यादा दूरी तक नहीं फैलती हैं, और ये ज़्यादा दूरी तक न फैलने के कारण जल्दी से ये अधिकेंद्र यानी कि पृथ्वी की सतह तक आ जाती हैं। इनके जो मतलब पी तरंगों के कारण जो चट्टानों में क्या होता है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। दरारें पड़ जाती हैं, क्या होता है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ये किसके भांति व्यवहार करती है, ध्वनि तरंगों की भांति। और इसे दूसरा इसका नाम जो है वो दिया जाता है अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग। आप लोग हमारे साथ पढ़िएगा और आप लोग इसके नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको पढ़ा रही हूँ भूकंप, तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो एकदम बिल्कुल एकदम फैक्चुअल आपको जानकारी देती हूँ। तो आप लोग मेरे साथ में पढ़ते पढ़ते नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर एग्जाम्स में ये फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग उस हिसाब से, ठीक है, पढ़ते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। तो इसका जो दूसरा नाम क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है, इसका नाम है दूसरा, ठीक है। अब यहाँ पे जो दूसरी तरंग का नाम है, उस तरंग का नाम है एस तरंग। एस तरंग, क्यों इसको ऐसा नाम दिया गया, एस का मतलब है सेकेंडरी तरंग या फिर सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, यानी कि द्वितीयक प्रकार की तरंग। ये क्या होता है, ये दूसरे नंबर पे पहुंच पाती है। ये पी तरंगों के बाद में, ये पी तरंगों के बाद में पहुंचती हैं, पी तरंगों के बाद में पहुंचती हैं। ये पी तरंगों के बाद में पहुंचती हैं। यदि हम इसकी बात करें तो ये ध्वनि, ये जैसे हमने भी पढ़ा था कि जो पी तरंगें हैं वो ध्वनि तरंगों की भांति कार्य करती हैं, और जो एस तरंगें हैं ये प्रकाश तरंगों की भांति कार्य करती हैं। प्रकाश तरंगों की भांति। इसका क्या मतलब है, प्रकाश तरंगों की भांति, प्रकाश तरंगों की भांति। इसका मतलब है, यदि हम इसको यहाँ पे समझे कि जैसे ये सेकेंडरी वेव्स है, इसको बोलेंगे एस तरंग, ठीक है, एस तरंग। इसका क्या मतलब है, प्रकाश तरंगें ऐसे चलती हैं उभार और गर्त के साथ में, मतलब घुमावदार। ये जब धरातल पहुंचने से पहले ये ज्यादा दूरी ऐसे लेती हैं, क्षेत्रफल पे फैलते हुए ऐसे जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो चट्टानों में उभार और गर्त बनाती हैं, उभार और गर्त बनाती हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी तरंग चट्टानों में उभार और गर्त बनाती है, तो इसका आंसर होगा जाके एस तरंग है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम इसमें और थोड़ा समझ लें कि जो एस तरंग है ये केवल ठोस में ही चल सकती हैं, ठोस में चालित, मतलब ये केवल ठोस, जहाँ पे हम जैसे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, अभी हम अगले टॉपिक में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कंप्लीट करेंगे। तो जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कहीं पर ठोस मिलता है, कहीं पे तरल अवस्था में है, तो जहाँ पर तरल अवस्था होगी वहाँ से होकर के एस तरंगे नहीं गुजर पाएंगी, जहाँ ठोस मिलेंगी चट्टानें वहाँ से ये निकल पाती हैं। हाँ, यदि हम बात करें कि पी तरंगे, इधर थोड़ी जगह नहीं बची, कि पी तरंगे ये ठोस, द्रव और गैस ये तीनों अवस्थाओं में चल सकती हैं। कौन सी तरंगें, इधर से हम देखते हैं पी तरंगें, ठीक है, पी तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों में चल सकती हैं। अब जो तीसरी तरंग है इसका नाम है एल तरंग, एल तरंग, इसे बोला जाता है धरातलीय तरंग, धरातलीय तरंग, धरातलीय तरंग। इसका क्या मतलब है, ये जो एल तरंग है ये सबसे लास्ट में पहुंचती है, सबसे बाद में पहुंचती है, सबसे बाद में धरातल तक पहुंचती है। लेकिन सबसे ज्यादा यही क्या होती है, यही विनाश सबसे ज्यादा कौन सी करती है, सर्वाधिक विनाशकारी,
मतलब जितना विनाश पी तरंगे या एस तरंगे नहीं कर पाती, उतना विनाश अकेले ये कौन सी तरंग कर देती है, एल तरंग सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं ये क्या करती हैं, ये धरातल पे पहुंच करके जैसे कोई संरचना बनी है, जैसे कोई मकान है, तो इस पे जैसे 3 तरंगों का मैंने आपको बताया कि जो समूह होता है उसे भूकंप कहते हैं। तो उसमें जो एल तरंग होती है वो धरातल पे सबसे लास्ट में पहुंचती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो संरचना जैसे मकान को गिराने में या फिर अन्य मानव निर्मित जो संसाधन या फिर हम कहेंगे संरचना है, सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाती है, एल तरंग। ठीक है, तो हमने बात की है कि जो तीनों तरंगे हैं, पहले पी तरंग, फिर उसके बाद में एस तरंग, फिर उसके बाद में एल तरंग, ये तीनों तरंगे जो हैं वो सीक्वेंस में ली हैं, यानी कि सबसे पहले पी तरंग पहुंचती है धरातल पे, उसके बाद में एस तरंग, उसके बाद में एल तरंग। यदि हम बात करें कि जो भूकंप है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे भूकंप सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें इसकी, तो 75% ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, रिंग ऑफ फायर यानी कि प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, सॉरी अगर थोड़ा रिंग ऑफ फायर में मिलता है। और उसके बाद में जो 20% के करीब कहाँ पे मिलता है, ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी में हमें कितने परसेंट देखने को मिलेगा, 20% देखने को मिलेंगे कि भूकंप 20% मध्य महाद्वीपीय पेटी में आते हैं, 75% प्रशांत महासागर में, और बाकी सभी जगह पे मिलते हैं थोड़े थोड़े। क्योंकि यदि हम इनकी बात करें कि ये जनरली सामान्यतः यह जैसे प्लेटें 3 प्रकार की होती हैं, प्लेटें का मतलब है पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्लेटें, जिसे टूजो विल्सन ने शब्द दिया था, ये प्लेटों की अभिसारी सीमा पे ज़्यादा देखने को मिलती है। ये जो मध्य महाद्वीपीय पेटी है ये किसमें आती है, ये अपसारी सीमा में आती है, अपसारी सीमा। और ये जो रिंग ऑफ फायर है ये अभिसारी सीमा में आता है। आप लोगों को इसका थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दूं कि जो अभिसारी सीमा होती है, जैसे कोई 2 ठोस प्लेटें, मतलब महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटें या महाद्वीपीय महासागरीय प्लेटें या महासागरीय महासागरीय प्लेटें, यदि जब ये आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, एक प्लेट जो है वो नीचे धंसती है और एक प्लेट ऊपर रह जाती है। ठीक जैसे 2 प्लेटें हैं तो 2 प्लेटों में ये जैसे महासागरीय है, महासागरीय, जब महासागरीय महासागरीय टकराती हैं तो दुनिया के सबसे खतरनाक भूकंप आते हैं, सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप आते हैं। तो जैसे ये दोनों प्लेटें हैं महासागरीय महासागरीय, जब एक प्लेट इसमें जैसे ये ज़्यादा जो भारी होती है वो नीचे जाती है तो ये सबडक्ट होके नीचे गई, जोन के नीचे, यहाँ पे ये जैसे जैसे एक दूसरे के नीचे गई, मतलब इस ये प्लेट इससे टकराई तो कंपन हुआ, कंपन होने के कारण भूकंप आ गया। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या पे मिलेगी, अभिसारी, अभिसारी सीमा का मतलब है 2 प्लेटों का आपस में टकराना। और अपसारी सीमा, अपसारी सीमा का मतलब होता है जैसे ये 2 प्लेटें हैं, ये 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते तो मध्य अटलांटिक का तट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि 2 प्लेटें जहाँ पे एक दूसरे से दूर जा रही हैं वहाँ पे 20% हमको 20% हमको भूकंप देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।